Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of For Your Information #FYI जहां आज हम नजर डालेंगे 25 फरवरी के दिन घटी घटनाओं पे। क्या घटा था, क्या हुआ था, खास क्या था, इंपॉर्टेंट क्या था, महत्वपूर्ण किसको रखना है हमें याद। और इसी चर्चा में बिल्कुल रोज की तरह बने हुए हमारे साथ हिस्ट्री गुरु, जिनसे हम जानेंगे व्हाई दिस सेशन इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई यू हैव टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरी सेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI आप ही की जानकारी के लिए आप ही का शो है जिसको आपको रेगुलर बेसिस पे देखना है। हमारे यूट्यूब चैनल, आपके यूट्यूब चैनल दैट इज ऑन महिंद्रा गुरु। हिस्ट्री गुरु से जानेंगे, उनका स्वागत करेंगे यस, और देखेंगे इस सेशन में वो आज क्या खास लेके आए हैं। बिल्कुल वेलकम ऑल फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित है हमारे यूनिक शो के साथ जिसका नाम है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, आप ही के लिए इन्फॉर्मेशन है, आप ही के लिए यह शो है जिसका नाम है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आपके लिए हम पर डे इतिहास के पन्नों से, इतिहास के दरख्तों से लेकर आते कुछ ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खास होते हैं, बहुत ही लाभदायक होते हैं। और साथ ही साथ अगर हम इस पर्टिकुलर शो की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक यूनिक शो इसलिए है क्योंकि इस तरह का जो शो है वह बहुत ही कम देखने को मिला है आप सभी को भी। और इस पर्टिकुलर शो में जो पॉइंट और जो तथ्य डिस्कस किए जाते हैं वो आपको दूसरे शोज में देखने को नहीं मिलेंगे। तो पर डे हम आपके साथ इस पर्टिकुलर शो से जुड़ते हैं जिसमें हम इतिहास के ऐतिहासिक तथ्यों को डिस्कस करते हैं। तो आज भी वही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के दिन ऐतिहासिक तथ्यों के तौर पर आज का दिन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल, लेट्स प्रोसीड टू द फर्स्ट इवेंट एंड यस, इसके साथ ही हम एक बार और कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आप हमेशा इसी तरह बने रहें हमारे साथ हर एक वीडियो कंसर्न के साथ। लेट्स प्रोसीड टू द फर्स्ट इवेंट विच हेल्ड ऑन 25 फरवरी, यस वाज द सेम डेट एंड द ईयर वाज 1793, 1793 का वर्ष था, 25 फरवरी का दिन था, व्हेन द फर्स्ट यूएस कैबिनेट मीटिंग वाज टेक ओवर प्लेस एट जॉर्ज वॉशिंगटन होम। तो बिल्कुल सेल्फ डिफाइंड इवेंट है, लेकिन फिर भी हिस्ट्री गुरु से जानेंगे यहाँ पे और इसकी महत्ता या इंपॉर्टेंस क्या थी। जी हाँ, अगर हम अपने व्यूअर्स को भी अगर याद होगा, अगर वो पर डे रेगुलर हमारे शो देखते हैं तो उनको मालूम होगा कि कुछ ही समय पहले हमने एक न्यूज को डिस्कस किया था कि जॉर्ज वॉशिंगटन जो कि अमेरिका के पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, कुछ ही दिनों पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो राष्ट्रपति बनने के बाद पहली जो मीटिंग की गई थी यूएस कैबिनेट की, वह उनके घर यानी कि उनके होम में ही की गई थी। तो आज ही के दिन 25 फरवरी 1793 को यूएस कैबिनेट की पहली मीटिंग जॉर्ज वॉशिंगटन के घर होम पर की गई थी, जो कि काफी महत्वपूर्ण रही। तो भाई ये इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है कि एज अ प्रेसिडेंट, एज अ राष्ट्रपति उन्होंने पहली मीटिंग अपने घर पर ही अटेंड की थी। तो वो आज का ही दिन था। बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यस, टुडे वी हैव बर्थडेज। बर्थडेज किस किस के होते हैं 25 फरवरी को? तो फर्स्ट पर्सनालिटी, यस, शाहिद कपूर। 1981 वाज द ईयर व्हेन शाहिद कपूर वाज बोर्न। और अगेन अगर हम बात करें तो यस, अ सेल्फ डिफाइंड नेम इटसेल्फ। और शाहिद कपूर का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम चाहेंगे बिल्कुल हिस्ट्री गुरु से ही मिले। बिल्कुल। वैसे तो हमारे व्यूअर्स सब जानते हैं कि शाहिद कपूर कौन है, किस क्षेत्र से, किस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको शायद फिल्मों में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, तो फिर भी हम शाहिद कपूर के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्यों को जरूर डिस्कस कर लेते हैं कि उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में। तो अगर हम बात करें शाहिद कपूर, 25 फरवरी 1981 का दिन था कि उनका आज जन्म हुआ। अगर हम बात करें किस पर्टिकुलर सिटी में इनका जन्म हुआ था तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली में उनका जन्म हुआ था। अगर उनके फादर की बात करें, उनके पिता का नाम है पंकज कपूर, जो कि जाने माने थिएटर आर्टिस्ट हैं, जाने माने अभिनेता भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। जी हाँ। और उनकी माँ की बात में अगर हम बात करें, उनकी माँ का नाम की अगर हम बात करें तो नीलिमा अजीम उनकी माँ का नाम है। अगर हम बात करें शाहिद कपूर के अर्ली करियर के बारे में कि उन्होंने शुरुआत किस प्रकार की, उनकी डेब्यूट फिल्म क्या थी, उन्हें किस तरह के अवार्ड मिल चुके हैं। कपूर मेड हिज फिल्म डेब्यूट इन 2003। जी हाँ, 2003 में उन्होंने फिल्म यानी सिनेमा जगत में कदम रखा था with a lead role in the Isk Visk movie, and he has won a Filmfare Award for Best Male Debut। जी हाँ, अपनी पहली फिल्म इश्क विस्क मूवी के उन्होंने बेस्ट फिल्म एक्टर, डेब्यूट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका था। तो जी हाँ, जाने माने एक्टर शाहिद कपूर जिन्हें कई फिल्मों में उनकी कलाकारी के लिए जाना जाता है, जिसमें से हैदर भी एक शामिल है जिसके उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। तो आज ही के दिन 25 फरवरी दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। और बिल्कुल इनके बारे में अगर और हम बात करें तो जी बिफोर एंटरिंग टू द मूवीज ही वाज एक्चुअली अ डांस आर्टिस्ट इन द बिल्कुल शामक डाबर ग्रुप। ये बिल्कुल। शायद कुछ कैंडिडेट्स को नहीं पता होगा, तो उनको भी जानना ही बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगा फैक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं बीइंग एन एक्टर ही इज अ गुड डांसर ऑल्सो। जी चलिए बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट पर्सनालिटी की तरफ। तो यस, वी हैव अगेन अ कल्चरल पर्सनालिटी, डैनी डेंगोजापा। 1948 वाज द ईयर, 25 फरवरी वाज द डेट व्हेन डैनी डेंगोजापा वाज बोर्न। तो बिल्कुल इनका नाम भी कहीं ना कहीं खुद में एक डेफिनेशन है।
बिल्कुल, अगर हम इनके बारे में बात करें 1948 25 फरवरी का दिन, अधिकतर जो व्यूअर्स हैं डैनी सर को एक विलन के तौर पर जरूर देखते हैं। बहुत सारी मूवीज में एज अ विलन उन्होंने काम किया है और जचते भी काफी हैं। अगर हम इनके बारे में कुछ और बात करें तो एक्टर होने के साथ साथ वो भारतीय सिनेमा जगत के लिए सिंगर और एक बिजनेसमैन के तौर पर भी कार्य करते हैं। इनका जन्म गंगटोक जो कि सिक्किम की कैपिटल है वहां पर हुआ था। जी हाँ, इनका जन्म स्थान गंगटोक शहर है जो कि सिक्किम में पड़ता है। अगर हम बात करें उन्होंने कितनी फिल्मों में काम किया, ही एक्टेड इन अराउंड 190 हिंदी फिल्म सिंस 1971। 1971 से अगर हम बात करें तो उन्होंने लगभग 190 से ज्यादा फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। एंड अगर हम बात करें अवार्ड की, अगर बात करें तो सबसे बड़ा सम्मान जो उन्हें मिल चुका है वह है पद्मश्री। जी हाँ, हिंदुस्तान का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जिसे हम पद्मश्री कहते हैं उसे नवाजे जा चुके हैं। अगर इनके बारे में हम बात करें, इनके स्पेशल कैरेक्टर के बारे में बात करें, इनकी कुछ फिल्मों के बारे में बात करें तो डेनिस सर के बारे में अगर हम बात करते हैं, स्पेशली नोटेड फॉर हिज विलियन रोल्स इन दी कैरेक्टर्स इन दी कांचाचीना इन अग्निपथ। जी हाँ, अगर उनकी बात करें सबसे ज्यादा जो इनको पॉपुलैरिटी मिली थी, सबसे ज्यादा जो लोगों ने विलन के तौर पर पसंद किया था वो कांचाचीना नाम के एक्टर के तौर पर पसंद किया था जो कि अग्निपथ मूवी से बिलोंग करता था। तो जी हाँ, आज ही के दिन 25 फरवरी सिक्किम के शहर गंगटोक में डैनी सर का जन्म हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डेड पर्सनालिटीज की कि किनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है 25 फरवरी के ही दिन। यस, द पर्सनालिटी व्हिच वी हैव दैट इज बी नागी रेड्डी। 2004 वाज द ईयर व्हेन ही डाइड। तो बिल्कुल हिस्ट्री गुरु से जानेंगे कि कौन थे। जी हाँ, बी नेगी रेड्डी के बारे में डिस्कस करें तो बहुत ही कम लोगों को इनके बारे में जानकारी होगी, लेकिन जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है। फिल्म जगत से जुड़ी हुई काफी फेमस पर्सनालिटी। अगर इनके हम बारे में बात करें, ही वॉज अ तेलुगु मूवी प्रोड्यूसर। जी हाँ, तेलुगु मूवी जो होती है, तेलुगु मूवी से प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े रहे हैं ये। एंड ही सेट अ विजय वाहिनी। जी हाँ, नाम पे अगर आप फोकस करें तो विजय वाहिनी नाम से उन्होंने एक स्टूडियो भी स्टार्ट किया था चेन्नई में। विजय वाहिनी नाम से एक स्टूडियो स्टार्ट किया था उन्होंने चेन्नई में, विच वाज देन दी एशियाज लार्जेस्ट फिल्म स्टूडियो। यह उस समय का एशिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो था जो कि नेगी सर ने ही स्टार्ट किया था। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में, और अगर हम बात करें इनकी डेथ की तो चेन्नई में 2004 में इनकी डेथ हुई। तो जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर, तेलुगु सिनेमा से जुड़े हुए प्रोड्यूसर, और एक समय अपने टाइम पे हमारे देश का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो बनाने वाले नेगी सर का आज ही के दिन 25 फरवरी को देखा गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। आज के सेशन से FYI क्वेश्चन बैंक में किस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स आपके एड ऑन होने वाले हैं। तो लेट्स प्रोसीड विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। Whose autobiography is the book My Music My Life? पुस्तक My Music My Life किसकी आत्मकथा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट वन इज पंडित रविशंकर, सेकंड वन इज पंडित शिव कुमार शर्मा, थर्ड वन उस्ताद जाकिर हुसैन एंड फोर्थ वन उस्ताद अमजद अली खान। आपको यह बताना है कि माई पुस्तक माई लाइफ किस पर्टिकुलर पर्सनालिटी से, किस पर्टिकुलर व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, तो माई म्यूजिक माई लाइफ इज रिटन, या बोलना चाहिए ऑटोबायोग्राफी है पंडित रविशंकर जी की। बिल्कुल, नाम से डिफाइन है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी है जो कि म्यूजिक या पर्टिकुलर सिनेमा जगत से जुड़ा रहा है। तो आज का अगर हम सेशन की बात करें, अपने एफआई सेशन की बात करें, कहीं ना कहीं हमारा पूरा सेशन फिल्मों पर ही बेस्ड रहा है। और उसी तरह जो पहला क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं इसी तरह की कल्चरल एक्टिविटीज कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बढ़ते इसी के साथ अगले क्वेश्चन। When did Vasco da Gama came to India? वास्को डिगामा भारत कब आए थे? ऑप्शंस आपके सामने है। पूछा जा रहा है किस पर्टिकुलर ईयर में वास्को डी गामा भारत आए थे। ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट वन इज 1498, सेकंड वन इज 1598, थर्ड वन इज 1698 एंड फोर्थ वन इज 1492। आपसे पूछा जा रहा है वास्को डी गामा का आगमन या वास्को डी गामा ने भारत पहुंचने का जो रास्ता था, समुद्री मार्ग था, कब ढूंढा और कब भारत पहुंचे। चलिए, तो अगर इसके आंसर की बात करें तो यस, अनडाउटेडली इसका आंसर हमें पता है 1498 AD। बिल्कुल, अगर हम बात करें, जी बिल्कुल, 1498 में वह भारत के कालीकट बंदरगाह जो कि मुंबई के पास पड़ता है वहां सबसे पहले होते, और वहां पर कालीकट के जो राजा थे किंग जमोरिन थे। हमने भी कुछ प्रीवियस सेशन से पहले इसके बारे में डिस्कशन किया था। किंग जमोरिन के पास पहुंचे जो कि कालीकट के किंग थे, और उन्होंने उनका स्वागत सत्कार भी किया। भारत पहुंचने की या भारत के लिए समुद्री मार्ग ढूंढने की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी की थी, जो कि अगर हम ऑप्शन नंबर डी देखें 1492, तो क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज के लिए निकले थे 1492 में, लेकिन गलती से, या यूं कहें कि वो भारत नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने अमेरिका की मुख्य जमीन की खोज जरूर कर दी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु स्टार्टेड अल हिलाल न्यूज़पेपर? अल हिलाल समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट वन इज मौलाना अबुल कलाम आजाद, सेकंड वन इज जवाहरलाल नेहरू, थर्ड वन इज सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड फोर्थ वन इज
इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। अल हिलाल न्यूज़पेपर जो कि आजादी के टाइम पर काफी पॉपुलर भी था, आपको बताना है कि यह किस फेमस पर्सनालिटी द्वारा स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। तो बिल्कुल आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए मौलाना अबुल कलाम। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अल हिलाल एक उर्दू शब्द है, तो हम अगर यहाँ पर बात करते हैं, मौलाना अबुल कलाम ने इस पर्टिकुलर वीकली न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था और इसको जो ईयर था 1912 में इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया गया था और 1916 के आसपास ब्रिटिश सरकार ने इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का जो उत्पादन है या प्रोडक्शन है वो बंद करवा दिया था। जी हाँ, तो 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। अल हिलाल पर्टिकुलर वीकली न्यूज़पेपर बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the code name of the first nuclear test conducted by India on 18th May 1974 in पोखरान, राजस्थान? भारत द्वारा प्रथम बार 18 मई 1974 में पोखरान, राजस्थान में आयोजित किए गए परमाणु प्रशिक्षण का कूट नाम क्या था? जी हाँ, जिस तरह से भी साइंटिफिक रिसर्च होती हैं, जिस तरह से भी युद्ध वगैरह स्टार्ट होते हैं, उनके एक ऑपरेशन का एक कोड रखा जाता है, तो आपसे यही पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑपरेशन विजय, सेकंड वन इज ऑपरेशन शक्ति, थर्ड वन इज स्माइलिंग बुद्धा एंड फोर्थ वन इज ऑपरेशन अश्वमेघ। तो पोखरण में 2 बार परमाणु परीक्षण किया गया, आप सभी को मालूम होगा। पहली बार 1974 में, सेकंड बार 1998 में। तो आपसे पूछा कि फर्स्ट टाइम जो इसका एक सीक्रेट ऑपरेशन किया गया था, तो इसका कोड वर्ड क्या था? तो डेफिनेटली स्माइलिंग बुद्धा। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे व्यूअर्स को इसका आंसर मालूम भी होगा। स्माइलिंग बुद्धा इज द राइट आंसर। स्माइलिंग बुद्धा जो कि इसका सही आंसर है। ऑपरेशन विजय की अगर हम बात करें तो एक कारगिल वॉर से जुड़ा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following folk dances is associated with उत्तराखंड? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने है। झोरा, सेकंड वन इज झुमरा, थर्ड वन इज घुमरा एंड फोर्थ वन इज छाऊ। इस तरह के जो नाम है वह ट्रेडिशनली और पारंपरिक तौर पर दिए जाते हैं, तो नाम थोड़ा सा आपको अजीब लग सकते हैं, लेकिन फिर भी ये नृत्य, अगर हम बात करें डांस फॉर्म से, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नृत्य है या डांस फॉर्म है वह उत्तराखंड से संबंधित है। तो डेफिनेटली आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन ए झोरा। बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात करते हैं, झोरा वहाँ का एक पारंपरिक नृत्य है, जहाँ के लोग काफी खुशी से इस पर्टिकुलर नृत्य को करते हैं और एक ट्रेडिशनल तौर पर काफी फेमस है ये नृत्य। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is called terrestrial planet? निम्न में से किसे पार्थिव ग्रह कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सेकंड वन इज वीनस यानी कि शुक्र, थर्ड वन इज यूरेनस यानी कि अरुण एंड फोर्थ वन इज सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। आपसे पूछा जा रहा है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी कि पार्थिव ग्रह इनमें से कौन है? तो आंसर की बात करें तो अनडाउटेडली आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वीनस। बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स। फर्स्ट वन इज इनर प्लैनेट एंड सेकंड वन इज आउटर प्लैनेट्स। अगर हम इनर प्लैनेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो इनर प्लैनेट्स को ही टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है और आउटर प्लैनेट्स को ही हम कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स। जी हाँ, जोवियन प्लैनेट्स आउटर प्लैनेट्स को कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पर डिवाइडेशन कर दें कि इनर प्लैनेट्स के अंतर्गत कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं, तो अगर हम इनर प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो मैंने आपको एक ट्रिक भी लर्न कराई थी। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस पर्टिकुलर ट्रिक से आप ग्रहों के क्रम के अनुसार उनके नाम याद रख सकते हैं। यानी कि अगर हम इनर प्लैनेट्स की बात करें, तो उसमें बुध यानी कि मरकरी आता है, मरकरी के बाद वीनस आता है, वीनस के बाद मार्स आता है और मार्स के साथ अर्थ आती है। तो ये 4 प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं और इन्हीं 4 प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जुपिटर के बाद अगर हम बात करें सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस की अगर हम बात करते हैं, तो यह सौरमंडल में सन से काफी दूर है, इसीलिए इनको आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। और बाकी के जो 4 हमने डिस्कस की थी उन्हें इनर प्लैनेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सन के काफी करीब है। तो जो बाकी के आउटर प्लैनेट्स हैं, जो कि मैंने आपको बताया, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है, इन्हीं प्लैनेट्स को हम क्या कहते हैं? जोवियन प्लैनेट्स। तो यहां पर हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की बात करें, तो यहाँ पर जो शुक्र ग्रह है, यहाँ पर हम जो सही बात कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो शुक्र ग्रह है वह इनर प्लैनेट्स है, यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शुक्र प्लैनेट यानी कि वीनस। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने है। 1928 1928, सेकंड वन इज 1930 1930, थर्ड वन इज 1931 यानी कि 1931 एंड फोर्थ वन इज 1922 1922। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि अंग्रेजों द्वारा दिए गए आदेशों की अवज्ञा करनी है। और इसी पर्टिकुलर अगर मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो इसके जो पहला चरण स्टार्ट हुआ था वह डांडी मार्च था, जिसमें नमक कानून की अवज्ञा की गई थी।
जिसके बारे में भी हमने कुछ समय पहले डिस्कस भी किया था, डांडी मार्च के बारे में। तो आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट को किस पर्टिकुलर ईयर में स्टार्ट किया गया। तो इज इट 1930? बिल्कुल, अगर हम बात करें 1930 इज द राइट आंसर। 1930 ईयर था जिस पर्टिकुलर ईयर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following returned the knighthood award to the British government after the जलियांवाला बाग इंसिडेंट? निम्न में से किसने जलियांवाला बाग घटना के बाद ब्रिटिश सरकार का दिया हुआ नाइटहुड अवार्ड वापस लौटा दिया था? ऑप्शंस आपके सामने है। महात्मा गांधी, सेकंड वन इज रविंद्रनाथ टैगोर, थर्ड वन इज जवाहरलाल नेहरू एंड फोर्थ वन इज सरोजिनी नायडू। नाइटहुड की जो उपाधि दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, वो की बहुत बड़ा सम्मान था जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी को दिया गया था। लेकिन इस घटना के बाद अगर हम जलियांवाला बाग घटना की अगर हम बात करते हैं तो यह 13 अप्रैल 1919 को पूरा इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 69 लोगों पर जो कि जलियांवाला बाग में एक सभा कर रहे थे, और वैसाखी का जो दिन था पंजाब में काफी धूमधाम से मनाया जाता था। तो जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, अमृतसर का ये जलियांवाला बाग था, वहां पर 69 लोगों पर गोलियां बरसाकर वहां पे काफी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस घटना के विरोध में, इस नरसंहार के विरोध में, इसमें से किस पर्टिकुलर पर्सनालिटी ने अपना इस सम्मान को वापस लौटाया? तो इसका सही जो आंसर होना चाहिए वह रविंद्रनाथ टैगोर होना चाहिए। उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी क्योंकि अंग्रेजों द्वारा किया गया कृत्य बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही उपेक्षापूर्ण या बहुत ही गलत काम था। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डिड गौतम बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सर्मन? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? जी हाँ, ऑप्शंस आपके सामने है। फर्स्ट वन इज कपिलवस्तु, सेकंड वन इज सारनाथ, थर्ड वन इज बोध गया एंड फोर्थ वन इज लुम्बिनी। आपको बताना है कि इनमें से किस पर्टिकुलर जगह पर, किस पर्टिकुलर साइट पर गौतम बुद्धा ने या भगवान सिद्धार्थ ने अपना पहला उपदेश, अपना पहला sermon दिया था। तो इज इट सारनाथ? जी हाँ, अगर हम बात करें बनारस के पास ये पर्टिकुलर लोकेशन पड़ती है, इसका नाम है सारनाथ। यहाँ पर गौतम बुद्धा ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। अगर हम कपिलवस्तु की बात करते हैं तो कपिलवस्तु एक राज्य था जो कि आज अगर हम बात करें नेपाल में पड़ता है, और इस कपिलवस्तु राज्य की जो राजधानी थी वो लुम्बिनी थी। और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं बोध गया वह स्थान था जहां पर गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट यानी कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन्हें भगवान द्वारा उपदेश यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो सारनाथ इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन एंड दैट इज हु हैड चेयर्ड द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ सूरत 1907? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शंस आपके सामने है। फर्स्ट वन इज रास बिहारी घोष, सेकंड वन इज दादा भाई नौरोजी, थर्ड वन इज लाल मोहन घोष एंड फोर्थ वन इज पंडित मदन मोहन मालवीय। तो आंसर की बात करें तो डेफिनेटली यस, रास बिहारी घोष। बिल्कुल, अगर हम बात करें कांग्रेस के सूरत सेशन की, अगर हम बात करते हैं 1907 को हुआ था गुजरात के सूरत शहर में। और इस पर्टिकुलर सेशन में कांग्रेस के जो नेता थे, कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, वह विचारों के आधार पर दो भागों में बढ़ गए थे। दो उनके दल हो गए थे, दो ग्रुप हो गए थे। इसके बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक दो ग्रुप को कहा जाता था नरम दल यानी कि मॉडरेट, एंड सेकंड जो ग्रुप होता है उसे कहते थे गरम दल यानी कि एक्सट्रीमिस्ट। अगर हम यहाँ पर बात करें गरम दल की, अगर हम बात करते तो हमने इनके 3 फेमस लीडर्स के बारे में भी डिस्कस पहले भी किया था। लाल, बाल, पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। तो ये जो लीडर्स थे वह एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से ताल्लुक रखते थे यानी कि गरम दल से संबंधित थे। और अगर हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले की, अगर हम बात करें वो नरम दल के लीडर थे। तो ये सारा जो प्रोसेस हुआ था वह 1907 के सूरत सेशन में हुआ था जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। बिल्कुल, तो इसी आंसर के साथ लेट्स एंड अपॉन दिस सेशन। फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI के नए सेशन में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड यस, इफ यू हैव लाइक द सेशन डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन एज वेल। कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर सेशन आपको कैसा लगा, पसंद आ रहा है या नहीं, और आप अगर इसमें कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स है तो वो भी आप यहाँ पे हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। एंड यस, पढ़ते रहिए, भूलिएगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।